हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, हमने वर्ण पढ़ लिया है, वर्णमाला पढ़ ली है कंप्लीट। अब हमारा चलता है विराम चिन्ह कि हमारा विराम चिन्ह क्या है। अब विराम चिन्ह कितने होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। कभी कभी आपको कोई साइन दे देगा, ए टू जेड कोई सा भी साइन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से इसका नाम क्या है। ठीक, तो हम एक बार विराम चिन्ह भी पढ़ लेते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं और इन्हें किस किस तरीके से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव है। ठहराव का मतलब क्या होता है? ठहराव का मतलब होता है रुकिए, ठहरिए। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव, यानी कि कहीं पर जब रुकना या ठहरना, ये क्या कहलाता है? विराम चिन्ह या विराम कहलाता है। हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें बात करते हुए कुछ रुकना पड़ता है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हम अपने वर्ड्स को रोक लेते हैं, तो वही चीजें क्या कहलाती हैं? विराम चिन्ह कहलाती हैं। हम किसी बात को लिखते लिखते लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप लगा दिया, कोई क्वेश्चन किया तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोई हमारी ऐसे आश्चर्यजनक यानी कि एक्सक्लेमेटरी कोई बात थी तो उसमें हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे विराम चिन्ह होते हैं। अब इसमें देखते हैं जिस तरह हम काम को करते समय बीच बीच में लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लिखते या बोलते समय हमें विराम की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हम काम को करते हुए अपना ब्रेक लेते हैं अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, उसी तरह से हमें लिखते या बोलते समय अपनी साउंड को, अपनी आवाज को रोकना पड़ता है। क्यों? जिससे हमारी जो बातचीत है वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित लगे और सामने वाला हमारी बातों को समझ पाए। समझ में आया? तो विराम चिन्ह का मतलब यही होता है कि जब हम किसी बात को करते हुए, लिखते हुए या बोलते हुए जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, ठहराव लेते हैं, वही सारा क्या कहलाता है? वही विराम चिन्ह कहलाता है। समझ में आया? अब इसमें देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर पाठकों के लिए भाषा में विराम का उपयोग किया जाता है। पाठक पढ़ने या लिखने वालों के लिए भाषा में जो विराम यानी कि ठहराव दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। मनोसाइकोलॉजिकल हिसाब से हमने साइकोलॉजिक बेस पर अपने बोलते या लिखते समय एक फुल स्टॉप दिया जिससे पाठक को, पढ़ने वाले को वो अट्रैक्टिव लगे, समझ में आए। सेकंड है श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा की देन माना है। ये लाइन इंपोर्टेंट है। इस बार जो एसआई था, एसआई के पेपर में भी आया था, एसआई के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिले थे। ये इंपोर्टेंट लाइन है क्योंकि याद नहीं है, लेकिन याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। कुछ नाम दे रखा था और बोल रखा था किस शब्द से लिया गया है या इस राइटर ने इस चीज को किसके नाम से माना है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये लाइन इंपोर्टेंट है। श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा की देन माना है और शायद यही क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद यही था, मैं बता दूंगी, मुझे याद आ जाएगा। तो पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम क्या है? अंग्रेजी के समृद्ध हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये लाइन भी इंपोर्टेंट है कि किस चिन्ह को छोड़कर सारे सभी अंग्रेजी की समृद्ध माने जाते हैं। तो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी किसके समृद्ध माने जाते हैं? अंग्रेजी भाषा के समृद्ध माने जाते हैं। अब इन दो लाइन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि विराम चिन्ह का उपयोग अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा दिया गया? विराम चिन्ह का जो उपयोग अंग्रेजी भाषा की देन माना जाता है वो किसके हिसाब से? तो श्री कामता प्रसाद के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह को किस भाषा की देन माना है? तो अंग्रेजी भाषा की देन माना है। फिर उसके बाद आ जाता है किस चिन्ह को छोड़कर से सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा के समृद्ध हैं। तो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सारे क्या है? अंग्रेजी भाषा के समृद्ध है। अब ये इंपोर्टेंट है, इन्होंने इन चिन्हों को कितनी संख्या में बांटा है? इन्होंने इन चिन्हों को यानी कि श्री कामता प्रसाद जी ने इन्हें 20 चिन्हों में बांटा है। जो हमारे विराम चिन्हों की संख्या होती है टोटल होती है 20 यानी कि 20। कौन कौन सा? अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य या विस्मय चिन्ह,
निर्देशक, संयोजक या समासिक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण या उदाहरण, अपूर्ण विवरण, पुनरुक्ति, लाघव या संक्षिप्त, लोक चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुल्यता और समाप्ति सूचक। समझ में आया? ये 20 चिन्ह हमें दिए हुए हैं, मैंने 20 चिन्हों के नाम पढ़ा दिए हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाते हुए लिखते हैं शी सेड टू मी, आपने देखा होगा हम लिखते हैं शी सेड टू मी। यहाँ पे हम जो लगाते हैं वो क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब हम किसी सेंटेंस को बनाने के बाद जो ऐसे लगाते हैं, ऊपर बिंदु और नीचे कोष्टक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धविराम। पूर्ण विराम, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने ऐसे मार्क कर दिया, तो वो क्या हुआ? पूर्ण विराम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है? पूर्ण विराम है। फिर आता है हमारे पास प्रश्न चिन्ह। आपने पढ़ा होगा प्रश्न चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी से प्रश्न कर रहे हो, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क बोलना मत शुरू कर देना, वो सिर्फ लिखते समय हमें मार्क लगाने होते हैं। अगर हम जनरली बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सिर्फ रुकना होता है, ठीक? तो मैंने, क्या आपने खाना खाया? क्या आप हिंदी पढ़ चुके हैं? क्या आपने एसआई दिया है? या क्या आप कांस्टेबल का एग्जाम देंगे? तो उनके साथ हम किस चिन्ह का लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिफ्थ है हमारा आश्चर्य या विस्मय भी। आश्चर्य का मतलब जब हम किसी बात को लेके चौंक जाते हैं, जब हम किसी बात को लेके अचानक से अचंभव कर देते हैं, जैसे कि हुर्रे, आहा, ये सारे किस्म होते हैं विस्मय, आश्चर्यजनक में होते हैं। इसमें किसका साइन होता है? इस तरह का साइन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आते हैं निर्देशक। जब हमें किसी को निर्देश देना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, तो हम कैसे साइन लगा देंगे? ऐसा साइन लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोष्टक, कोष्टक कितने टाइप के होते हैं भाई? हमारे कोष्टक होते हैं 3 तरह के। छोटा, मंझला, पढ़ा होगा, अगर मैथ का बच्चा है तो उसने पढ़ा होगा, और ये होता है बड़ा, ठीक है? सबसे पहले छोटा कोष्टक आता है, फिर मंझला कोष्टक आता है, और फिर बड़ा कोष्टक आता है। तो उसे क्या कहेंगे? कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोष्टक। आवर्तन या उदाहरण, जब हम किसी को उदाहरण दे रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बात कर लेते हैं तो, लेकिन इसमें डबल होता है और हम यहाँ सिर्फ सिंगल की बात कर रहे हैं। जब हम किसी को उदाहरण दे रहे हैं तो हम कैसी चीजों का यूज करेंगे? इस तरह से कोष्टक में, ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब जो अपूर्ण, जिसे हम कह देते हैं विराम, ठीक? अपूर्ण जो अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि विसर्ग, सीधे सीधे से विसर्ग से याद कर लेना, अपूर्ण होता है। जिसे श्री विसर्ग जी ने समकक्ष बताकर मान्यता दी गई है, जिसे श्री विसर्ग जी के समकक्ष, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? विसर्ग जी के, इसका मतलब इसकी जब उत्पत्ति हुई थी तो श्री विसर्ग जी के आसपास हुई थी। जैसा आपको पता है संस्कृत में से विसर्ग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है विवरण। जब हम किसी का विवरण दे रहे हो, मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। जब हम किसी का विवरण दे रहे हो, हमने कोई टॉपिक लिख दिया, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया भारतीय, अब मुझे इस पर विवरण देना है तो मैं कैसे लगा दूंगी? ऐसे लगा दूंगी। तो ये क्या है? हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका विवरण दे रहे हैं। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक का मतलब होता है जब हम किसी को इस तरह से एक जैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम ऐसे बंद करते हैं, लेकिन हम इसे एक ही सेम डायरेक्शन में बंद करेंगे तो वो क्या होगा? पुनरुक्ति सूचक होगा। लघाव या संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब जब हम किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिख रहे हैं। मैंने इंडियन पर ऐसे लिखने को कहा, ठीक? ऐसे होता है कम से कम 3 से 4 पेज का, लेकिन आपने उसे संक्षिप्त में लिख दिया। 2 लाइन यहाँ लिखी, 2 लाइन यहाँ लिखी, 2 लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ और बीच में ऐसे,
यानी कि इन 4 लाइनों के बाद हमने यहाँ पे कोने में क्या कर दिया, इस तरह से 0 बना दिया, तो वो क्या हो गया, संक्षिप्त में। मैंने कोई भी चीज संक्षिप्त में बता दी तो वो क्या आएगा, यहाँ पे लोक चिन्ह। लोक चिन्ह का मतलब जब बात पूरी करनी हो। हमने कुछ सेंटेंस बना के दे दिया, कोई वाक्य बना के दिया। लोक चिन्ह का मतलब है हमने कोई वाक्य बना के दिया और उसको ऐसे ऐसे कर दिया, यानी कि इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आप आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। या प्लस 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 कर दिया तो इसका मतलब होता है अभी बात अधूरी है, आगे पढ़ी जाएगी। आपने देखा होगा हम स्कूल में जब पैसेज लिखते हैं, जब आप संदर्भ और प्रसंग लिखते होंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड लिखे, फिर ऐसे ऐसे कर दिया और फिर यहाँ पे कर दिया, यानी कि इस चीज का ये बीच का है डैश 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 खाली है, आप इसे खुद से पढ़ लें पूरे चैप्टर को। पदचिह्न क्या होता है, पदचिह्न होता है जब हम किसी को ऐसे स्लैश कर देते हैं, कोई भी लिखा फिर स्लैश, कोई कुछ भी लिखा फिर स्लैश। फिर है दीर्घोच्चारण। दीर्घोच्चारण का मतलब है जब हम किसी को साउंड, बड़ा साउंड दें, जिस किसी की प्रोनाउंसिएशन बड़ी हो तो उसे हम ऐसा उल्टा फाइल बना देते हैं। पाठ बिंदु यानी कि जब हम किसी को एक्सप्लेन करें इस तरह से, जैसे कि हमारा भाग का साइन होता है। हंस पद। हंस पद का मतलब है जब हम किसी त्रुटि के लिए, इसे क्या कहा जाता है, त्रुटि विराम भी कहा जाता है। जब आपको कहीं पे संभावना होगी यहाँ हमारी गलती है तो हम वहाँ क्या बना देंगे, उल्टा वी बना देंगे। विराम चिन्ह के लिए क्या आप यूज करते हैं, हंस पद, यानी कि जब हमें गलती लगे तो हम उसके लिए क्या बना दें, उल्टा वी बना दें। टीका सूचक। टीका सूचक या तो स्टार प्लस प्लस या टू। टीका सूचक का मतलब स्टार प्लस प्लस या टू। फिर है समतुल्य सूचक। समतुल्य का मतलब जब हम किसी के समान माने, इज इक्वल्स टू, यानी कि हम किसी को किसी के समान या किसी से तुलना करने पर। समतुल्य, तुल्य का मतलब समझ में आया, जब हम किसी से तुलना करते हैं। समाप्ति सूचक, हमारा काम समाप्त हो रहा है तो हमें कैसे डैश बनाएंगे, फिर 0 डैश 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 डैश, तो ये क्या है, समाप्ति सूचक है। तो ये था आपका विराम चिन्ह। कल हम अपने नए चैप्टर पे चलेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, आप अपनी मेहनत कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए।